सभी को नमस्कार। मैं अजय कुमार मित्तल, जनपद हापुड़ के एसएसके इंटर कॉलेज से। और जैसा कि कक्षा 11 की जो हमारे पाठ्यक्रम है अध्याय 9 में ठोसों के यांत्रिक गुण, तो उसमें आपने पीछे यंग मापांक के बारे में जानकारी ली। और चलिए उससे आगे लेते हैं। उसमें उसी से संबंधित एक नई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानकारी लेते हैं, और वो है हमारा पॉइसन रेशो। और जैसा कि आपने पढ़ा कि अगर मान लीजिए कोई हमारे पास एक चालक तार है, और अगर हम इस पर कोई एक बाह्य बल आरोपित करते हैं तो इसकी लंबाई में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए इसकी लंबाई एल है, तो एल में एक वृद्धि हो जाती है डेल्टा एल। लेकिन जब हम इसकी लंबाई में वृद्धि देख रहे होते हैं तो नेचुरली उसका जो डायमीटर है उसमें भी कुछ परिवर्तन आता है। यानी कि जिस दिशा में आप बल आरोपित कर रहे होते हैं उस दिशा के साथ साथ उस दिशा के लंबवत दिशा में भी परिवर्तन आता है। और यदि इसका प्रारंभिक व्यास मान लीजिए डी है और उस डी में कुछ कमी हो जाती है लंबाई में वृद्धि के कारण, वो मान लीजिए डेल्टा डी है, तो लंबाई की दिशा में होने वाला जो भिन्नात्मक परिवर्तन है उसको हमने कहा था रेखीय विकृति। और ये चूंकि बल की दिशा में है इसलिए ये विकृति हमारी अनुदैर्ध्य विकृति है। एक्सेल चेंज आ रहा है। और अनुदैर्ध्य विकृति ये होगी हमारी, हमने पीछे पढ़ा है, लंबाई में परिवर्तन बटे उसकी प्रारंभिक लंबाई। लेकिन इस लंबाई परिवर्तन के कारण जो उसके व्यास में परिवर्तन हो रहा है, तो व्यास में होने वाली जो रेखीय विकृति होगी उसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ विकृति, और या हम कह सकते हैं उसको ट्रांसवर्स चेंज। और अनुप्रस्थ विकृति होगी उसकी व्यास में होने वाले परिवर्तन बटे उसका प्रारंभिक व्यास। लेकिन आप देखिए कि अगर लंबाई में वृद्धि होगी तो व्यास में ऑटोमेटिकली कमी होगी, और अगर आप बल आंतरिक दिशा में लगाते हैं तो लंबाई में कमी होने पर व्यास उसका बढ़ जाएगा। यानी कि ये वृद्धि हमेशा इस वृद्धि से अपोजिट होगी, इसलिए माइनस में होगी। तो पॉइसन ने यहाँ पर एक टर्म डिसाइड की और उन्होंने माना कि जो अनुप्रस्थ विकृति होती है वो हमेशा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि सांकेतिक भाषा में कहें तो एप्सिलॉन टी इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन ए। जो ट्रांसफर डायरेक्शन में विकृति है वो लॉन्गिट्यूड डायरेक्शन में विकृति के समानुपातिक होती है। और यहीं से ही इन दोनों विकृतियों के अनुपात को, यानी कि एप्सिलॉन टी अपॉन एप्सिलॉन ए, इसी को हम पॉइसन रेशो कहते हैं। और ये पॉइसन रेशो अपने आप में एक जैसी दो राशियों का ही अनुपात हुई, जिनमें एक राशि आपकी अनुप्रस्थ विकृति है और दूसरी राशि वो जिस कारण से उत्पन्न हुई है वो अनुदैर्ध्य विकृति है। और इसकी अगर प्रैक्टिकल वैल्यू देखें तो ये सिग्मा हमेशा 0 और हाफ के बीच में ही होता है। जैसे कि आपकी पुस्तक में भी एक टेबल दी हुई है, आप उसमें देख सकते हैं। स्टील जैसे पदार्थों के लिए ये लगभग 0.27 से 0.30 के करीब होता है, या एल्यूमिनियम और जो हमारी मिश्र धातुएँ हैं, एलॉयज़ हैं, उनके लिए लगभग 0.33 के करीब होता है। रबर है उसके लिए काफ़ी मैक्सिमम होता है, 0.5 के आसपास ही होता है, 0.499। और जो हमारा कॉर्क होता है उसके लिए तो लगभग 0 ही होता है। तो अलग अलग मटेरियल के लिए ये शो करता है कि एकांक अनुदैर्ध्य विकृति के रेस्पेक्ट में उस पदार्थ के किसी चालक तार में वो अनुप्रस्थ दिशा में कितना परिवर्तन होगा। तो ये हमारी एक नई फिजिकल क्वांटिटी है जो कि रेखीय विकृति से ही संबंधित है। और इसी प्रकार से चलिए यंग मापांक की तरह से ही पदार्थों के दो दूसरे गुण और लेते हैं, मापांक और लेते हैं, जिनमें से पहला मापांक आता है हमारा आयतन मापांक। अब देखिए पदार्थों में केवल एक ही दिशा में तो परिवर्तन होता नहीं है। जब किसी पदार्थ के पूरे आयतन में परिवर्तन होता है तो वहाँ यंग मापांक के साथ साथ हम एक नया गुणांक इस्तेमाल करते हैं, वो है आयतन गुणांक। और जैसा कि इसको हम b से प्रदर्शित करते हैं। और जैसे आप ये मानिए कि मान लीजिए हम किसी अधिक दाब वाले द्रव में अगर हम कोई एक बॉल छोड़ें तो जिसका घनत्व इससे ज़्यादा है, तो ये अपने भार ज़्यादा होने के कारण नीचे को गति करेगी। तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे ये बॉल नीचे चलेगी तो पानी का दबाव बढ़ता जाएगा, और उस दबाव के कारण जो इसका आयतन है वो लगातार परिवर्तित होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। अगर इसका किसी समय किसी समय मापने पर आयतन v और उस समय वहाँ पर जल का दाब p है,
और थोड़ी दूर आगे चलने पर दाब में थोड़ी सी वृद्धि P प्लस डेल्टा P होने के कारण मान लीजिए आयतन में थोड़ी सी कमी V माइनस डेल्टा V उसके आयतन को शेष रहने देती है। तो उस स्थिति में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आरोपित दाब है उस बॉल पर या उस पदार्थ पर, वो आरोपित दाब होगा, हम साफ देख रहे हैं, P प्लस डेल्टा P माइनस P यानी कि डेल्टा P। और प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर आरोपित दाब जो होता है वो प्रतिबल के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि ये उसमें प्रतिबल उत्पन्न होगा। और इसके कारण जो हम देख रहे हैं आयतन में होने वाली विकृति, वो आयतन में परिवर्तन वो साफ दिख रहा है, माइनस में डेल्टा V है अपॉन प्रारंभिक आयतन यानी कि V। यहाँ स्पष्ट है कि अगर आयतन विकृति जिसको कि हम एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं और आरोपित दाब जो कि प्रतिबल बन चुका है इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, तो पदार्थ का यानी कि या माध्यम का जो आयतन गुणांक बनेगा B, वो हम पीछे में पढ़ चुके हैं, प्रतिबल बटे विकृति यानी कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और ये हो जाएगा आपका माइनस में डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। ये किसी भी पदार्थ का आयतन गुणांक या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक या आयतन मापांक होता है। और जैसा कि यंग मापांक भी प्रतिबल और विकृति का अनुपात था, तो यहाँ भी ये प्रतिबल और विकृति का ही अनुपात है, इसलिए यंग मापांक की तरह से इसका मात्रक भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। और इसका विमीय सूत्र उसी तरीके से ml-1 T-2 होगा। अब देखिए किसी पदार्थ का आयतन गुणांक जो हमने नापा है, अगर हम इसका व्युत्क्रम कर दें तो वो उस पदार्थ की संपीड्यता को प्रदर्शित करता है, कंप्रेसिबिलिटी। और संपीड्यता स्पष्ट होगी कि वो हो जाएगी 1/b, यानी कि इसको हम पलट दें तो डेल्टा V, मैं संख्यात्मक मान ले रहा हूँ, डेल्टा V अपॉन V अपॉन डेल्टा P। और स्पष्ट है कि दाब में एकांक परिवर्तन होने पर किसी पदार्थ के आयतन में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन उस पदार्थ की संपीड्यता को व्यक्त करता है। और यहाँ हम देख सकते हैं, आपकी पुस्तक में भी टेबल दे रखी है और हम अपने प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर भी देख सकते हैं कि जैसे लोहे और पानी और हवा, अगर हम इन तीनों की तुलना करें तो ये ठोस द्रव गैस की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी स्पष्ट रूप से एकांक दाब परिवर्तन के कारण इसमें भिन्नात्मक परिवर्तन कम होगा, पानी में उससे ज़्यादा और हवा में सबसे ज़्यादा होगा। यानी कि लोहा सबसे कम संपीड्य पदार्थों में होगा और हवा जो है तुलनात्मक, इन तीनों की आपस में तुलना कर रहे हैं हम, तो हवा जो है वो सबसे ज़्यादा संपीड्य पदार्थों में होगी। और इसी आधार पर हम तय करते हैं कि कौन पदार्थ कितना ज़्यादा कंप्रेसिबल है, तो उसको दर्शाने वाला जो फैक्टर है वो उस पदार्थ की संपीड्यता से कैलकुलेट होता है। तो ये हमारा किसी पदार्थ का आयतन गुणांक हुआ जब उसके आयतन में परिवर्तन होता है। अगर यहाँ हमने भारी बॉल की बजाय कोई बुलबुला देखा होता तो बुलबुला अपने से ज़्यादा माध्यम में, सघन माध्यम में पड़ा हुआ है, तो उस स्थिति में ये ऊपर को गति करेगा, तो दाब कम होने के कारण निरंतर इसका जो आयतन है वो लगातार बढ़ता जाएगा। तो उस स्थिति में भी हम उसकी संपीड्यता, माध्यम की संपीड्यता या जो उसकी आयतन गुणांक है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए पदार्थों का एक और गुणांक उसका अध्ययन करते हैं, वो है दृढ़ता गुणांक या अपरूपण गुणांक। देखिए पीछे हमने जो रेखीय या अब हमने आयतन परिवर्तन देखा, तो इस प्रक्रिया में किसी पदार्थ के शेप में कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन जब हम पदार्थ की शेप में परिवर्तन देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक ये क्यूब है और इसको हमने आधार के सापेक्ष फिक्स कर दिया है ज़मीन पर, और अब हम इस पर कोई एक स्पर्श रेखीय बल आरोपित करते हैं, मान लीजिए F, जो कि इसकी आप देख रहे हैं इस सतह पर आरोपित हो रहा है, मान लीजिए इसका क्षेत्रफल है A। तो उस स्थिति में हम देख रहे हैं, पीछे आपने अपरूपण विकृति के बारे में पढ़ा था कि इसकी इस भुजा में एक कोणीय विस्थापन आ जाता है, और इसी कोणीय विस्थापन को हमने पढ़ा था अपरूपण विकृति के रूप में। तो इस अवस्था में पदार्थ में आप देखिए जब शेप चेंज हो जाती है तो आपके द्वारा जो दाब आरोपित हो रहा है उसके कारण जो प्रतिबल उत्पन्न होगा वो प्रतिबल और उस समय अपरूपण विकृति, इन दोनों भौतिक राशियों के अनुपात को हम दृढ़ता गुणांक ईटा या जी से प्रदर्शित करते हैं हम। तो इसको हम दृढ़ता गुणांक या अपरूपण गुणांक कह देते हैं। और स्पष्ट है कि यहाँ पर इसका मात्रक भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा पिछले मापांकों की तरह से, या इसका विमीय सूत्र भी ml-1 T-2 होगा।
और यहाँ आप देखिए प्रतिबल कितना है। ये ध्यान रखिए कि जो भी हम परिवर्तन ला रहे हैं वो प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर है। तो यहाँ भी हमने जो अपरूपण विकृति नापी है वो प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर ली हुई है। तो यहाँ आप प्रतिबल तो देख रहे हैं F/A, और जो अपरूपण विकृति है वो हमारा कोणीय विस्थापन है यानी कि थीटा। तो ये उस समय उस दृढ़ता गुणांक को प्रदर्शित करेगा। और इसका मात्रक और हमने विमीय सूत्र यहाँ देख लिया है। तो ये हमारा किसी पदार्थ की जब शेप परिवर्तित होती है तो उस अवस्था में नापा गया उसका एक भौतिक गुण है जिसको हम दृढ़ता गुणांक या अपरूपण गुणांक से प्रदर्शित कर रहे हैं। आपकी पुस्तक में एक टेबल भी दी हुई है, उसमें आप भिन्न भिन्न पदार्थों के अपरूपण गुणांक देख सकते हैं। और आप देखिए जो यंग गुणांक था उनसे आप तुलना करके देखिए तो आप पाएंगे कि किसी पदार्थ का अपरूपण गुणांक सामान्यतः उसके यंग गुणांक से कम ही होता है। यदि हम इन तीनों गुणांकों में आपस में संबंध देखें तो हम पाएंगे कि जो यंग मापांक होता है किसी पदार्थ का वो 3b × 1 - 2 सिग्मा होता है, जहां आपका b आयतन गुणांक हो गया और सिग्मा हो गया पॉइसन रेशो। इसी तरीके से अगर हम यंग गुणांक का दृढ़ता गुणांक से संबंध देखें तो वो होता है y = 2η × 1 + सिग्मा। यहाँ ईटा आपका दृढ़ता गुणांक या अपरूपण गुणांक हो गया और सिग्मा पॉइसन रेशो। और अगर इन दोनों को आपस में सॉल्व करके देखें तो हम पाएंगे कि सिग्मा = आ जाएगा 3b - 2η / 6b + 2η। ये सिग्मा का पॉइसन रेशो का आयतन गुणांक और दृढ़ता गुणांक के बीच संबंध है। और इस आधार पर हम पदार्थों के आपस में यंग गुणांक या आयतन गुणांक या दृढ़ता गुणांक उनमें आपस में हम रिलेशन देख सकते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं इस सूत्र से, जैसा कि हमने कहा था कि किसी पदार्थ का यंग गुणांक उसके दृढ़ता गुणांक से काफ़ी ज़्यादा होता है। आपकी टेबल भी दी हुई है बुक में। मान लीजिए जैसे कि सिग्मा की हमने लिमिट देखी थी 0 to ½ तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हाफ भी पुट करें तो हम देखेंगे कि y = हो जाएगा 2η × 1 + ½ यानी कि लगभग 3η। इसका मतलब जो संपीड्य पदार्थ हैं उनके लिए किसी पदार्थ का यंग गुणांक उसके दृढ़ता गुणांक का लगभग 3 गुना होता है। तो ठोस पदार्थों का यंग गुणांक 3 गुना के आसपास ही होता है। ये हमारे प्रैक्टिकली भी देखा जाता है, थ्योरेटिकली भी देखा जाता है। तो इस तरीके से ये इनमें आप संबंध के आधार पर एक मापांक को दूसरे मापांक में परिवर्तित करके उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पदार्थों के जो यांत्रिक गुण हैं उनसे संबंधित यंग गुणांक या आयतन गुणांक या दृढ़ता गुणांक यानी कि अपरूपण गुणांक उसके बारे में हमने जानकारी ली। पॉइसन गुणांक के बारे में भी जाना, पॉइसन नियत जो रेशो है अनुपात के बारे में भी जाना। इसके बाद लेते हैं कि मान लीजिए जैसे हम अपने सामान्य व्यवहार में देखते हैं ठोस पदार्थों को हम तार के रूप में इस्तेमाल करके उन्हें कहीं तानने की हमें आवश्यकता पड़ जाती है। जैसे खंभों के बीच में तार बांधे जाते हैं या किसी म्यूजिशियन के लिए आप देखते हो कि गिटार सितार बजाते समय वो उनकी तारों को खूंटी जिनसे जुड़ा रहता है उनको टाइट करता है। या ढोलक है, तबला है, उसमें छल्ले पड़े रहते हैं, उनसे टाइट करके उसकी जो सतह है उसमें तनाव उत्पन्न करता है। तो इस तरीके से जो तने हुए तार या तनी हुई सतह हैं उनमें जब हम वर्क करते हैं तो वो वर्क हमारा उनके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो किसी तने हुए तार में उस समय प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा कितनी इकट्ठी होती है। आप एक प्रैक्टिकल करके देखें कि 2 खूंटियों के बीच में एक तार बांधें और बहुत कस के बांधें, जितना आप खींच के बांध सकते हैं उतना बांधें। और उसके बाद में तार लें या डोरी लें और उसके बाद में किसी कैंची से आप उस डोरी को काट दें। तो जैसे ही काटेंगे तो आप देखेंगे कि वो दोनों टुकड़े जो हैं वो आराम से अपनी ओर नहीं गिरेंगे, वो झंझना के अपनी तरफ गति करेंगे। तो वो जो गति आई वो कहाँ से आई? तो जब आप उस तार को खींच रहे थे तो आपके द्वारा जो वर्क था वो उसके अंदर प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा के रूप में स्टोर हो गया था। और जैसे ही आपने तार को काटा या ये कहें कि दोनों संपर्क बिंदुओं से उसका संबंध खत्म किया तो वो जो स्टोर्ड एनर्जी थी वो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो जो मैंने पीछे उदाहरण लिए वहाँ भी एक प्रकार की हमारा जो वर्क है वो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट करा देता है। तो आइए उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि किसी खिंचे हुए तने हुए तार में कितनी स्थिति ऊर्जा एकत्रित होती है। तो मान लीजिए किसी तने हुए तार में हम संचित प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा की गणना करें। माना ये हमारे पास कोई एक तार है जो कि किसी आलम्बन से लटका हुआ है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लीजिए A है और इस पर हमने एक बाह्य बल आरोपित किया है
मान लीजिए इसकी प्रारंभिक लंबाई L है और इस बल के आरोपित होते ही जो प्रत्यानयन बल उत्पन्न होगा उसके अधीन इसकी लंबाई में होने वाला जो परिवर्तन है वो मान लीजिए L है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल की गणना करें तो वो होगा हमारा प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर आरोपित दाब के बराबर होगा, और दाब होगा आरोपित बल बटे क्षेत्रफल यानी कि F/A। और अनुदैर्ध्य विकृति कितनी होगी, वो होगी लंबाई में होने वाले परिवर्तन यानी कि L बटे उसकी प्रारंभिक लंबाई यानी कि कैपिटल L। और इस आधार पर जिस पदार्थ का ये बना हुआ है तार, अगर उसका यंग मापांक y है तो हम जानते हैं कि यंग मापांक या यंग गुणांक जो होगा y इक्वल टू प्रतिबल बटे विकृति, और उस आधार पर प्रतिबल है हमारा F/A अपॉन विकृति है L/L। यहाँ से आप ट्रांसफ़र कर दीजिए तो F बराबर आ जाएगा y इंटू A इंटू L/L। ये वो बल है जिसके कारण किसी L लंबाई के तार में स्मॉल l लंबाई की वृद्धि हुई। ये वो हम कह सकते हैं कि वो टेंसाइल फोर्स है, वो तन्य बल है जिसने इस तार की लंबाई को बढ़ाया। अब इस स्थिति में जब आपने बल आरोपित किया होगा तो पदार्थ के जो अणु हैं उनके बीच में अपने आप में एक आकर्षण बल लगा रहता है, अंतरापणुक बल। उस बल के विरुद्ध जो अणुओं के बीच में एक प्रत्यानयन बल उत्पन्न होगा वो उस वृद्धि का विरोध करेगा। तो एक तरीके से हमें उस विरोध के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है। तो वो जो काम होगा वो कार्य ही इसके अंदर स्थिति ऊर्जा के रूप में इकट्ठा होगा। अब वो कार्य कितना होगा, अगर हम तार में मामूली सी अब थोड़ी सी और वृद्धि करें, ये तो इस बल के अंतर्गत फाइनल स्थिति बनी हुई है, लेकिन अब हम थोड़ी सी भी इसमें लंबाई में और वृद्धि करें तो उस स्थिति में उस वृद्धि के विरुद्ध हमको कितना कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य इस समय इस तने हुए तार में स्थिति ऊर्जा के रूप में स्टोर होगा। तो मान लीजिए कि जो L लंबाई है, अब इसमें हम मामूली सी थोड़ी सी वृद्धि करते हैं DL। तो DL वृद्धि करने पर इसके सापेक्ष जो किया गया कार्य होगा वो dW इक्वल टू जो हम बल आरोपित कर रहे हैं F गुणा उसके रहते हुए DL के विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, तो ये वो कार्य होगा। और बल हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है y इंटू A इंटू L/L इंटू हो जाएगा DL। यानी कि ये वो कार्य होगा जो आप इस सूक्ष्म वृद्धि के लिए आपको करना होगा। और आपने प्रारंभिक अवस्था में देखी कि तार की लंबाई आपने L से कितनी बढ़ा दी, L बढ़ा दी, यानी कि नई लंबाई आपने L+L कर दी। इसका मतलब है कि DL सूक्ष्म लंबाई के लिए तो आपको इतना काम करना पड़ रहा है, तो L से L+L करने में जो हमने शुरुआत में किया था F बल आरोपित करते ही, उस लंबाई में परिवर्तन करने में कुल कार्य कितना करना पड़ेगा, तो वो कार्य हो जाएगा ऐसे ऐसे सभी कार्यों का योग। लेकिन शर्त ये है कि वो परिवर्तन आपका L से लेकर के L+L का मतलब है कि 0 से लेकर के L, क्योंकि जो हमने तार की लंबाई परिवर्तित की है वो उसकी 0 से L लंबाई तक की है, स्मॉल l जो हमने यहाँ पर दिखाया दर्शाया। इसको आप सॉल्व करिए, इंटीग्रेशन 0 टू L dW है हमारा YA इंटू L/L इंटू DL। और आप देखिए इस परिवर्तन में पदार्थ का यंग मॉडुलस वही है, और अगर परिवर्तन बहुत सूक्ष्म दायरे में है, सूक्ष्म परिवर्तन किया गया है इसको, तो उसके व्यास में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए उसका क्षेत्रफल भी वही माना जा सकता है। प्रारंभिक लंबाई हमारी L है ही, तो इस आधार पर आप देखिए इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन y और A/L में बाहर ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा L/L DL 0 टू L, और इसको आप सॉल्व कर दिए तो YA/L एज इट इज़ ये हो जाएगा L²/2 लिमिट 0 टू L, और L और 0 पुट करेंगे तो आप देखेंगे वही वैल्यू रह जाएगी। तो ये हो जाएगा हाफ YA/L इंटू L²। ये तार में L लंबाई वृद्धि करने पर आपको किया गया कार्य को सूचना दे रहा है, सूचित कर रहा है, और यही किया गया कार्य ही उसके अंदर प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। इसका मतलब है कि यही प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा के लिए एक संबंध आ गया हमारे पास।
इस संबंध को हम एक नए रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं कि U इक्वल टू हम कह सकते हैं हाफ वाई ए अपॉन एल इंटू एल स्क्वायर। इसमें मैं एल से और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आप देखिए कि ए इंटू एल ये तो हो जाएगा तार का आयतन। तो मान लीजिए तार का कुल आयतन है V जो कि ए इंटू एल है, तो ये हो जाएगा हाफ वाई, और आप देखिए ये क्या बन गया, ये हो गया एल अपॉन एल का होल स्क्वायर, और ये बन गया हमारा V। तो स्पष्ट है कि हमारा जो प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा बनेगी वो 1/2 यंग मापांक गुणा, और ये बन गई हमारी विकृति जो कि अनुदैर्ध्य विकृति थी हमारी शुरुआत में L अपॉन एल, तो विकृति का स्क्वायर गुणा आयतन, ये भी अपने आप में एक संबंध आ गया। और अगर मैं इस तार के एकांक आयतन में स्थिति ऊर्जा की गणना करना चाहूँ तो यहाँ V से और डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका U बार इक्वल टू यानी कि U अपॉन V, और ये हो जाएगा हाफ जो हमारा यंग मापांक है Y गुणा विकृति का स्क्वायर। तो ये किसी भी खिंचे हुए या तने हुए तार में कुल मिलाकर के उसके भीतर एकांक आयतन में स्थिति ऊर्जा का मान को व्यक्त कर रहा है। इस संबंध को हम एक दूसरे रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ से मैं आप यहाँ शो कर रहा हूँ, ये हो जाएगा y इक्वल टू, मैं यहाँ से लेकर के चल रहा हूँ कि हाफ वाई ए अपॉन एल इंटू एल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया था। और आप देख सकते हैं कि जो हमारा बल निकला था वाई ए एल अपॉन एल, ये मैं यहाँ पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा हाफ वाई ए अपॉन एल इंटू एल स्क्वायर को मैं एक एल यहाँ शामिल करके एक एल अलग कर रहा हूँ, तो स्पष्ट है कि ये हमारा वो बल आ गया F गुणा ये लंबाई में वृद्धि है L, और इसमें मैं अब इसके अंश में A और L से मल्टीप्लाई और इसी तरीके से A और L से डिवाइड कर रहा हूँ। तो आप देखिए पहचानिए जरा कॉम्बिनेशन बनाते हुए, F अपॉन ए ये हमारे प्रतिबल को शो कर रहा था, और L अपॉन ये L है कैपिटल L, L अपॉन L ये हमारे विकृति को शो कर रहा है, और ये उस तार के उस समय के आयतन को शो कर रहा है। तो ये बन गया हाफ प्रतिबल गुणा विकृति, और मैं आयतन को अगर U के बटे में ले आऊँ तो ये एक तरीके से एकांक आयतन के तार की खिंचे हुए तार की स्थिति ऊर्जा को व्यक्त करेगा, यानी कि उसकी ऊर्जा घनत्व को शो करेगा। तो ये हो गया हाफ प्रतिबल गुणा विकृति, ये भी अपने आप में एक इसी संबंध का एक दूसरा स्वरूप है। तो इस तरीके से जब हम तार को खींचते हैं, और मैंने पहले भी जिक्र किया कि जैसे खंभों पर दो तार बांधे जाते हैं तो उनको खींचने के लिए हमें एनर्जी खर्च करनी होती है, या गिटार सितार या जितने भी हमारे वाद्य यंत्र होते हैं जो तने हुए तार पर आधारित होते हैं, जब हम उनको इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर हम उनके तारों को खींच लेते हैं। तो खींचने पर उनके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है तो वो हम इस संबंध से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए ये जो हमने जानकारी ली है इसका हम, और जो हमने पीछे मापांक पढ़े हैं तरह तरह के, यंग मापांक, आयतन गुणांक, और हमने दृढ़ता गुणांक और पॉइसन रेशो, इनसे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न हल करते हैं। यहाँ आप एक बोर्ड पर एक आंकिक प्रश्न देख रहे हैं। एल्यूमिनियम के किसी घन के किनारे 10 सेंटीमीटर लंबे हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा कोई एक घन है एल्यूमिनियम का बना हुआ, जिसके कि प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 0.1 मीटर। इसकी एक फलक किसी ऊर्ध्वाधर दीवार से कसकर जड़ी हुई है। तो मान लीजिए कि हमने इसकी इस सतह को दीवार से फिक्स कर दिया है। मान लीजिए यहाँ कहीं दीवार है और इस घन के सम्मुख फलक से 100 किलोग्राम का एक द्रव्यमान जोड़ दिया गया है। इसके ठीक सामने जो सरफेस है वहाँ से हमने 100 किलोग्राम का कोई एक वजन लटका दिया है, और जैसे ही लटकाएंगे तो स्पष्ट है कि ये चूंकि सतह स्थिर है तो ये थोड़ा सा झुक जाएगी। तो एल्यूमिनियम का अगर अपरूपण गुणांक यानी कि ईटा हमको दिया हुआ है 25 गीगा पास्कल। इसको आप कन्वर्ट करिए, 25 × 10⁻9 न्यूटन प्रति
मीटर स्क्वायर, ये इसका अपरूपण गुणांक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, इस फलक का ऊर्ध्व विस्थापन कितना होगा जब ये सतह झुकेगी। तो एक तरीके से ये सतह किसी कोणीय विस्थापन के अंतर्गत इसका जो अंतिम सिरा है वो यदि ऊर्ध्वतः डेल्टा एक्स विस्थापित हो जाता है तो हमको ये ज्ञात करना है, जबकि हमें मालूम है कि स्थिर सतह से उसकी जो दूरी है वो ए है, जो कि हमने 0.1 मीटर ऊपर हमको दी हुई है। तो हम जानते हैं कि जो अपरूपण हमारा जो गुणांक होता है ईटा, ये होती है अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति, यानी कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा जो हमारा प्रतिबल है वो हमारा है बल बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ बल है हमारा 100 किलोग्राम के हिसाब से 100 गुणा 9.8 इतने न्यूटन हो जाएगा, बटे और क्षेत्रफल हो जाएगा जिस सतह पर ये लग रहा है वो भी वर्गाकार है और उसकी भुजा 0.1 है, तो 0.1 इंटू 0.1 इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9.8 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये अपरूपण प्रतिबल है। जबकि अपरूपण विकृति जो होगी वो उसका जो अपरूपण विस्थापन, ये जो ऊर्ध्वतः विस्थापन है डेल्टा एक्स बटे स्थिर सतह की उसकी लंबवत दूरी यानी कि ए, तो ये हो जाएगी हमारी डेल्टा एक्स अपॉन 0.1 यानी कि 10 टू डेल्टा एक्स। और इस आधार पर ये दोनों आंकड़े अगर हम यहाँ ईटा में पुट करें तो हमारा ज्ञात हो जाएगा। यहाँ से हम हल करें तो ईटा का मैं मान भर रहा हूँ 25 गुणा 10⁹ बराबर हो जाएगा सिग्मा यानी कि 9.8 गुणा 10⁴ बटे और अपरूपण विकृति जो हमारी है 10 इंटू डेल्टा एक्स है। यहाँ से आप ट्रांसफ़र कर दीजिए तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी 9.8 गुणा 10⁴ बटे 10 बल्कि 3 रह जाएगी, यहाँ पर हम 10 से डिवाइड करके 3 कर सकते हैं, बटे में 25 गुणा 10⁹ ये नीचे आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 25 × 75, 25 × 225 और 25 दूनी 50 गुणा 10⁻, ये ऊपर आके -6 मीटर या 3.92 गुणा 10⁻⁻7 मीटर, यानी कि जैसे ही वजन लटकाया जाएगा तो ये सतह 3.92 10⁻⁻7 मीटर ऊर्ध्वतः विस्थापित हो जाएगी। तो इस तरीके से जो हमने पीछे कुछ संबंध या सूत्र ज्ञात किए उस आधार पर आपके अभ्यास में जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं उनको आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक में फिर एक नए विषय के साथ आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।